नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। अब चूंकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहता है, तो क्या कहती है संविधान की 6ठी अनुसूची? तो 6ठी अनुसूची में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 भारतीय राज्यों के जनजाति समूहों के लिए एक अलग व्यवस्था तैयार की जाएगी। अब चूंकि अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी तादाद में जनजाति समूह पाए जाते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी अपने आप को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना चाहता है और इसी क्रम में इस राज्य की विधानसभा ने शामिल होने के लिए सूची में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये होता है ब्लू प्लॉक और इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा नूर इनायत खान को, जो कि एक भारतीय मूल की जासूस थी और टीपू सुल्तान की ये वंशज भी थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी में जासूसी की थी और पकड़ी गई थी और वहाँ पर इनको मार भी दिया गया था। अब इनके मरने कितने सालों बाद ब्रिटेन सरकार ने इन्हें याद किया है और ब्लू प्लॉक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नूर इनायत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 29 अगस्त के दिन यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव चंद्र मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। इसमें उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान हेतु उनके घर तक जो है रोड बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नाइजीरिया। WHO ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब इस प्रकार पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों अपने देश भारत की बात करें तो हमारा भारत भी वर्ष 1999 में पोलियो मुक्त हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत के रूप में तैनात थे, लेकिन अब इन्हें भारी बहुमत मिलने के बाद अब इन्होंने लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, RORO ट्रेन यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा की शुरुआत किन 2 शहरों के मध्य हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु से सोलापुर। अब बेंगलुरु में भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है नीला मंगला, तो नीला मंगला से सोलापुर तक के लिए रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि RORO ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि ट्रेन के ऊपर जो है लगभग 20 से लेके 50 तक जो है ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं और ये लोडेड ट्रक होते हैं, इनमें जो है कच्चा माल सामान भरा होता है। तो इनको ये लोग बाय रोड क्यों नहीं जाते, ट्रेन से क्यों जाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो कोंकण मार्ग है यानी कि जिससे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये जुड़ते हैं, वो मार्ग जो है पहाड़ों में बनाया गया है, जिसके कारण वो मार्ग काफ़ी ढलानदार है
जिससे कि इनके जो है दुर्घटनाग्रस्त होने की शंका बनी रहती है। इसलिए इन सभी ट्रकों को जो है ट्रेन में जो है लाद कर इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाता है और इस प्रकार की ट्रेन को कहते हैं RORO ट्रेन, जो कि हाल ही में बेंगलुरु के नीलामंगला से सोलापुर तक चलाई गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत और रूस दोनों देशों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों, ये पहली बार था कि शतरंज जो इस बार के हैं इन्हें ऑनलाइन आयोजित किया गया था और फाइनल मैच के दौरान संपर्क टूटने के कारण भारत और रूस दोनों देशों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता घोषित कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2020-21 में की पहली तिमाही में, यानी कि अप्रैल, मई और जून, यानी कि जब जिस समय भारत में लॉकडाउन लगा था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन दर कितनी है, यानी कि कितने फीसदी की गिरावट आई है? तो इसका राइट आंसर है 23.9%। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक गिरावट है। आज से पहले इतनी गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में कभी भी नहीं आई है, इसलिए ये आंकड़ा ऐतिहासिक है। इसलिए आपको इसका याद रखना है क्योंकि ये आगे एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो पहले नंबर पे दोस्तों भारत और दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन की जो है 20% GDP में गिरावट आई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को कहाँ विकसित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को विकसित किया गया है और इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट पावर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की 2 महिलाओं ने बच्चों के लिए द यंग माइंड्स अखबार शुरू किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, असम की ये 2 महिलाएं हैं नीलम और नेहा बजाज। इन्होंने ही बच्चों के लिए एक विशेष अखबार चालू किया है जिसका नाम है द यंग माइंड्स। तो आपको इस अखबार का नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि ये असम राज्य में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में आयोजित सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में किस देश ने भाग न लेने का फैसला किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ने दोस्तों पहले तो तैयारी कर ली थी इसमें भाग लेने की, लेकिन अंतिम समय में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इन्होंने रूस में आयोजित सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भाग न लेने का फैसला किया है। हालांकि इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में ही हैं और वहां पर SCO यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक अटेंड करने के लिए रूस ये गए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव दोस्तों 2016 में राष्ट्रमंडल खेल संघ से हट गया था, लेकिन अब 2020 में यह पुनः जो है इसे राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल संघ में कौन कौन से देश होते हैं? तो दुनिया भर में वे सभी देश जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं उन सभी देशों को राष्ट्रमंडल में शामिल किया जाता है और हमारा देश भारत भी राष्ट्रमंडल खेल संघ का एक अहम सदस्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्टर को सम्मान देने के लिए चीन ने उनकी मूर्ति स्थापित की है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, जो कि वर्ष 1938 में जब चाइना और जापान के बीच युद्ध हो रहा था उसमें भारत की गवर्नमेंट ने इनको जो है डॉक्टरों के एक समूह को भेजा था और इन्होंने जो है उस डॉक्टरों के समूह का नेतृत्व किया था। वहाँ पर जाकर इन्होंने चीनी सैनिकों की काफ़ी मदद की थी, उनको काफ़ी चिकित्सीय उपचार
उपलब्ध कराया था। तो इन्हीं के सम्मान में वहाँ की चीनी गवर्नमेंट ने इनके लिए एक मूर्ति स्थापित की है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। और भारतीय सरकार ने भी इनको सम्मान देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवीक सरकार, जिनकी आप फोटो देख सकते हैं। अवीक सरकार जो कि एबीपी न्यूज़ से भी जुड़े हुए हैं और कई समाचार संगठनों से जुड़े रह चुके हैं। अब इन्हीं को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की योजना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में दोस्तों 30 एकड़ की ज़मीन में 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की योजना है। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा था कि विश्व में लगभग 7 लाख करोड़ का खिलौना का कारोबार है और इसमें जो भारत की भूमिका है वो नगण्य है, यानी कि भारत का जो इसमें एक भी हिस्सा नहीं है। और सर्वाधिक हिस्सा जो है यानी कि दुनिया भर में 86% खिलौनों की आपूर्ति चीन के द्वारा होती है और भारतीय बाजार में भी 75% खिलौनों की आपूर्ति जो है चीन के द्वारा होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े और देसी खिलौनों को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी क्रम में गुजरात ने जो है 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करण जौहर। भारतीय निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपने दोनों बच्चों रूही और यश जौहर का कैसे इन्होंने पालन पोषण किया, क्या इन्हें दिक्कतें आई, कितना इनको आनंद की अनुभूति हुई, इन सभी अनुभवों को समेट कर एक पुस्तक लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है क्योंकि कई बार जब लेखक काफ़ी प्रचलित होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, तो उनकी पुस्तक भी प्रसिद्धि के केंद्र में आ जाती है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर है और अपना देश भारत इस सूची में 48वें स्थान पर है। हालांकि भारत की भी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है क्योंकि पिछले साल यानी 2019 में ये 52वीं रैंक पे था, यानी कि 4 पायदान उछल कर ये 48 पे आ गया है। अब इसमें क्या होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वो देश जो अपने अर्थव्यवस्था में काफ़ी नए नए प्रयोग करता है, नवीनतम प्रयोग करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था की उन्नति होती है, उसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऊंचे पायदान पर रखा जाता है। और चूँकि स्विट्जरलैंड काफ़ी एक विकसित देश है और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर सजग है, इसलिए स्विट्जरलैंड को इस सूची में प्रथम स्थान दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 दिवसीय गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान चालू किया है और इस अभियान की अवधि है 15 दिवस की। इन 15 दिनों के दौरान पूरे राज्य में गंदगी को जो है अलग कर दिया जाएगा, कूड़ा करकट को सभी को साफ करके जो है एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा और नागरिकों से अपील की जाएगी कि अब पुनः उन स्थानों पर गंदगी ना करें क्योंकि गंदगी करने से नागरिकों को ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उषा पांडे। ये दोस्तों उषा पांडे जो कि वर्ष 1997 बैच की एक तेज तर्रार IAS ऑफिसर हैं और इन्हें ही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक चुन लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। बीते दिनों दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी ने 108 नंबर के तहत कई सारी एम्बुलेंस को लॉन्च किया, उद्घाटन किया, और इसी मौके पर जो है एम वी लक्ष्मी नामक महिला ड्राइवर भी एक वैन में सवार थी, और इस प्रकार यह भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। क्योंकि इस पेशे में दोस्तों आप उत्तर भारत में कहीं भी महिलाओं को ड्राइवर की पोस्ट पे नहीं देखेंगे, लेकिन आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, ऐसे राज्यों में जो है महिलाएं भी बसों को, ट्रेनों को चलाते हुए मिल जाएंगी। अब चूंकि ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं पहली महिला, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, एम वी लक्ष्मी फ्रॉम तमिलनाडु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस धारा के तहत चीन के कुल 224 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है? दोस्तों सबसे पहले कितने ऐप्स बैन किए गए थे? 57 ऐप्स बैन किए गए थे। फिर उसके बाद 49, रुक जाइए दोस्तों गलत हो रहा है। सबसे पहले कितने बैन किए गए थे? 59। फिर उसके बाद हो गए थे 47, और तीसरे में 118 ऐप्स बैन किए गए थे। यानी कुल मिलाकर 224 ऐप्स जो हैं ये 66 दिनों के अंदर बैन कर दिए गए हैं, और इन सभी को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत जो है प्रतिबंधित किया है। धारा 69A में क्या है? इसमें यह कि वे सभी उत्पाद या वे सभी विदेशी उत्पाद जिनसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा होता है, उन सभी को भारत सरकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। तो इसी धारा के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चाइना के 118 अभी किए, लेकिन ओवरऑल 224 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये आपको धारा भी याद रखनी है, क्योंकि पबजी बैन हो गया, टिकटॉक ये तो नॉर्मल है, आपको धारा याद रखनी कि 69A के तहत इसको बैन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजू कुमार श्रीवास्तव। इनका नाम राजकुमार भी श्रीवास्तव मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजकुमार श्रीवास्तव भी है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। तो ये जो एक तेज तर्रार IFS ऑफिसर हैं, और इन्हें ही भारत सरकार ने क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पोप फ्रांसिस, जो कि वेटिकन सिटी में सर्वे सर्वा हैं पोप फ्रांसिस, और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है लेट अस ड्रीम। चूँकि ये एक वैश्विक लीडर हैं, वैश्विक नेता हैं, इसलिए आपको इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, लेट अस ड्रीम। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि दुनिया के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो लोग जो है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और अंततः सफल होते हैं। अब इसी प्रकार वर्तमान में कोविड-19 जैसी एक वैश्विक आपदा चल रही है, और निश्चित ही तौर से लोग जो हैं इस आपदा को भी पार करने में सफल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2। केवल 2 विश्वविद्यालय दोस्तों भारत के हैं इन ओवरऑल 400 विश्वविद्यालयों में। वो कौन कौन से हैं? तो एक है IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और दूसरा है IIT रोपण। ये 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में भारत के हैं। तो भारत को अभी भी इस सूची में अपने संस्थानों को बढ़ाने की ज़रूरत है और उनकी गुणवत्ता सुधारने की ज़रूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 देश के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब। एशियाई देश सऊदी अरब ने G20 देश के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। यहाँ पे दोस्तों असाधारण बैठक आपको थोड़ा पॉइंट कर रहा होगा कि असाधारण क्यों लगा है, क्योंकि दोस्तों पहली बार है कि सभी नेताओं की इसमें जितने भी 20 हैं, तो एक तो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन यानी EU, और बाकी 19 देश हैं, तो इन्हें मिला के बनता है G20 देश।
तो पहली बार था कि इनके G20 के सभी सदस्य जो है ये ऑनलाइन जुड़े थे, क्योंकि इसके पहले हमेशा जो है आप व्यक्तिगत जुड़ के आपस में मिलके बैठक करते थे, लेकिन पहली बार कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन तरीके से जुड़े हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपस में इन्होंने बैठक आयोजित की है। इसलिए इस बार की बैठक को असाधारण बैठक कहा जा रहा है। और इस बार 2020 का G20 समिट भी सऊदी अरब में होना है। आइए अब देख लेते हैं सप्ताह हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों असमिया गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया है। और अर्चना महंत के ये बेटे हैं बॉलीवुड सिंगर पापो। तो आपको इनका आपने इनके कई गाने सुने होंगे पापो। तो इन्हीं की माता जी अर्चना महंत का निधन हो गया। ये भी एक गायिका थी और असम राज्य से ताल्लुक़ रखती थी। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता दोस्तों पुरुषोत्तम राय का भी निधन हो गया है। इन्हें इसी साल वर्ष 2020 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। और विनेश फोगाट जो कि एक प्रसिद्ध कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो इन्हीं की जो है शिष्या हैं। तो इन्हें जो इसी साल पुरस्कार दिया जाना था द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन कुछ ही घंटे पहले इनकी डेथ हो गई है पुरुषोत्तम राय की। तो ये काफ़ी एक अलग मामला, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का भी निधन इसी सप्ताह हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति दोस्तों प्रणब मुखर्जी का भी निधन हो गया, जो कि देश के 13वें राष्ट्रपति थे और 2012 से 2017 तक ये देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। और कांग्रेस सरकार में ये वित्त मंत्री रह चुके थे, विदेश मंत्री रह चुके थे, रक्षा मंत्री रह चुके थे और कई अहम ओहदों को इन्होंने संभाला था। ये इंदिरा गांधी के समय से एक सशक्त नेता के रूप में उभरे थे। तो इनका जो है 84 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का भी 104 उम्र की आयु में निधन हो गया है। इनको दोस्तों भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है और इंग्लिश में गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि भारत की ये पहली हृदय रोग विशेषज्ञ थी। आइए देख लेते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो इस सप्ताह दोस्तों 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। और विश्व नारियल दिवस को एशिया प्रशांत नारियल समूह के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में दोस्तों 1 करोड़ लोग जो हैं ये नारियल की खेती करके अपने आप को जो है ये आबाद किए हुए हैं, नहीं तो ये काफ़ी निर्धन हो गए होते। और इस दिवस को आयोजित करने का प्रमुख जो ध्येय है वो नारियल के उत्पादों की ओर भी लोगों को आकर्षित करना है। फिर 5 सितंबर के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है और ये वर्ष 2012 में मदर टेरेसा जो कि भारत में इन्होंने चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की थी, तो इन्हीं के निधन की वर्षगांठ के रूप में 2012 से 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आयोजित किया जाता है। और इस दिन लोगों को जो है उन लोगों के प्रति जागरूक किया जाता है जो लोग चैरिटी यानी कि जन समूह जन भावना के लिए एकल मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।